होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशा जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और हमारा जो SSC, CHSL और CGL के लिए वीडियो चल रहा था उसका ये तीसरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले सवाल से। और हमारा जो आज का पहला सवाल है देखिएगा। अच्छा, ये वीडियो जो है आप सभी के लिए जो SSC CGL एंड CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है स्पेशल। तो आइए सबसे पहला आज का क्वेश्चन कि 194 के पावर 102 और 294 के पावर 103 में यूनिट स्थान क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक में एक बात है दोस्तों कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज। इसका क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या के पावर कितना ही रहेगा, लेकिन अगर उसका नंबर बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में का है तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे अगर 15, तो देखिए इकाई अंक पर 5 है ना, यूनिट डिजिट देखना है कि अगर 5 है इसका पावर कितना ही आ जाए वो कभी चेंज नहीं होगा। 15 के स्क्वायर 225। आप देख रहे हैं ये 5 रिपीट हो रहा है। चाहे कोई भी रहे, ये 36 है, ये 36 का पावर चाहे आप कितना ही बार लिख लीजिए, लास्ट का डिजिट 6 आएगा। इधर का डिजिट हमको नहीं पता क्योंकि मुझे भी नहीं आता है 36 के पावर 1996 कितना होगा। 36 को 1996 बार लिख कर गुना करना पड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए तरीका क्या है? अगर बेस का इकाई अंक इसमें से कोई डिजिट है तो सवाल का इकाई अंक यही हो जाएगा जो इसमें है। लेकिन अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई और है, जैसे 4 है, तो सवाल को बनाने का ये तरीका है कि पावर जो 102 है ना, 102 इसको 4 से डिवाइड करना है। अच्छा एक बात, ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ 4 है इसलिए 4 से डिवाइड किया, ना, मतलब इसमें से डिजिट छोड़ के कोई भी डिजिट रहेगा ना तो 4 से भाग देंगे। तो 4 दूना 8, शेष बचेगा 2, 2 पर 2 22, 4 पचे 20, शेष कितना 2, बस यही 2 उतार देना है। इसका इकाई अंक लिख लेना है, अब पावर 2 बचा 2 उतार देना है, प्लस है तो प्लस। इकाई अंक को लिख लेना है, पावर में 4 से भाग देकर शेष निकाल लेना है। 102 में दिए तो 2 बचा, 103 में अगर देंगे 4 से भाग, इसमें 2 बचा था, इसमें एक ज़्यादा बचेगा यानी शेष 3 बचेगा। यहाँ 3 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 16 80 होता है। यूनिट डिजिट आपका 0 हो गया, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों याद रहे, अगर यहाँ पर 0 आ जाता यानी कि ये पूरा भाग लग जाता, तब यहाँ पावर 4 उतारते। और भाग हमेशा 4 से ही देना है क्योंकि कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति चौथे बार हो जाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 4 आप देखते होंगे चौथे बार के बाद पुनरावृत्ति होते हैं। 3 के पावर 4 81, लेकिन 4 बार के बाद 3 के पावर 5 कितना होता है 243, यानी चौथा बार के बाद वो संख्या रिपीट कर जाता है, इसीलिए पावर में 4 से हम भाग दे लेते हैं। कोई भी संख्या हो, आप 7 ही ले लीजिए तो 7 का क्यू जो होगा और 7 के पावर 4 बार के बाद, ये क्यू से मतलब नहीं, 7 के पावर 4 है लेकिन इसमें लास्ट में 1 आएगा, लेकिन 7 के पावर अगर 5 कर दीजिएगा तो उसके लास्ट में 7 आना है, ये पक्का है। तो चौथा बार के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, इसलिए 4 से ही भाग देते हैं। आइए अगला सवाल पढ़ाते हैं। आगे सवाल है हमारा, देखिए बहुत अच्छा सवाल।
महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं तो बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। सौरभ 28 महिलाएं यहाँ होनी चाहिए। एक मिनट, चलिए 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए तो बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। एक काम करिए, यहाँ पर बचा हुआ काम आपको पूरा करवाना है। दोस्तों सबसे पहले हम ये करेंगे कि 28 महिलाएं एक काम को 36 दिन में करती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के बाद काम छोड़कर चली गई, 4 महिलाएं चल जाएगी। सबसे पहले 28 महिला एक काम 36 दिन में कर सकती है, तो 28 महिला 28 वोमेन गुना 36 दिन, ये हो जाता कुल काम की मात्रा। कुल काम की मात्रा वर्कर गुना दे। कहता है यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएंगी, 4 महिलाएं जाएंगी 18 दिन के बाद ना, इसका मतलब है कि वो 28 महिलाएं अभी 18 दिन तो काम करेगी ही, तो इसको घटा देते हैं। इसको घटा दिए, क्यों? क्योंकि 28 महिला के 36 दिन का काम था, 28 महिला ने 18 दिन काम किया है। ठीक बात है। हम ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे। देखिए अभी शेष काम बचा, हालांकि शेष काम हमको किससे करवाना है। अब 4 महिलाएं चले जाएगी 28 में से, तो 24 महिला से, तो 24 से भाग दे देंगे, हमारा दिन निकल जाएगा। क्योंकि याद रहे कुल काम की मात्रा मैन इंटू डे, मैन कहिए वोमेन कहिए कोई भी हो, वर्कर गुना दिन होता है कुल काम की मात्रा। 28 महिलाएं 36 दिन में कर सकती थी, 28 महिलाएं गुने 36 कुल काम। उसमें से 28 महिला ने 18 दिन काम किया है, उसके बाद 4 महिलाएं 18 दिन के बाद चल गई हैं, तो पहले 28 महिला 18 दिन की, अब 4 महिलाएं चल गई, बची 24 महिलाएं, तो 24 से भाग दे देंगे, 24 महिला से भाग दे देंगे, हमारा दिन निकल जाएगा। ऊपर आप 28 कॉमन ले सकते हैं, 28 वोमेन कॉमन हो गया, इधर बचा 36, उधर बचा 18, 36 में से 18 गया तो हुआ 18, नीचा है भैया हमारा 24 वोमेन, वोमेन से वोमेन कट गया। अब अगर काटे 36 18, 6 चके 24, 4 सत्ते 28, सत्तिया 21, यानी 21 दिन लगेगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाइए। तो 20 और 50 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या उनका पता लगाना है, औसत का। तो आपको पता है कि एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटा एन। योग बटा क्या होता है? एन। एवरेज बराबर योग बटा एन। अच्छा योग, तो अभाज्य संख्या का योग पहले निकालिए 20 से 50 के बीच। तो कौन कौन अभाज्य संख्या है? आपको सबसे पहले 23 मिलेगा 20 और 50 के बीच में, 23 के बाद आपको 29 मिलेगा, 31 मिलेगा, 31 के बाद 37 मिलेगा, 37 के बाद आपको 41 मिलेगा, 41 के बाद 43 मिलेगा, 43 के बाद 47 मिलेगा। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटता हो। अब लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है 7 से भाग दे दीजिए, सबको जोड़िएगा तो 251 आएगा, इसमें 7 से भाग लगाइएगा तो आएगा 35 दशमलव। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको आएगा ये 35.857, ये आपका आंसर हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का योग क्या होगा जब a बराबर है 4, b बराबर 2 और c बराबर है -6। सिंपल है, आपको पता होगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप जान लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान 2 है और c का मान 6 है, तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे
तो ये 4 आ 2 6 आई -6 हो जाएगा ना 0। तो अब क्या होगा, तो भैया हमसे पूछा है इसी का वैल्यू, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। काहे कि आपका कंडीशन है कि जब a + b + c बराबर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान 0 ही होता है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है कि दो रेखाखंड AB और CD के सर्वांग सम होने के लिए नीचे लिखी शर्त में कौन सी शर्त सही है। देखिए, कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी दो रेखाखंड सर्वांग सम का मतलब होता है कि उसका सारा अंग समान होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई रेखाखंड मतलब किसी त्रिभुज में कोई दूगो AB और CD यहाँ पर बोल रहा है, एक AB होगा, मान लीजिए ABC होगा और किसी में CDE कुछ होगा, और इस रेखाखंड AB और CD को सर्वांग सम होने के लिए कह रहा है। तो सर्वांग सम तभी होगा जब दोनों आपस में बराबर होगा। सर्वांग सम का मतलब है सारा अंग समान, वो सर्वांग सम, और समरूप का मतलब होता है कि दोनों का रूप समान हो। तो सर्वांग सम तो समरूप होगा ही, लेकिन सर्वांग सम जो होता है यानी कि वो एक दूसरे के बराबर होगा। मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल कि एक और ट्रायंगल ऐसा आए जो इसी के बराबर का हो और इसी को ढक दे, ऐसा। ये तो ढक नहीं पाया, बड़ा छोटा हो गया, लेकिन आप समझ लीजिए, पहले एक ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल ढक दिया उसको, ये सर्वांग सम हो गया। इसके लिए ABCD सर्वांग सम तब होगा जब दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ABCD आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। सिंपल बात है, बेसिक सा बात है ये। आगे है यदि एक समभुज त्रिभुज। अच्छा, समभुज त्रिभुज का मतलब है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती है। सवाल है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक समभुज त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो समभुज त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। याद रहे दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज का जो केंद्र होता है, जहाँ यहाँ से लंबाई जितनी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आधी होगी। जैसे अगर ये 2 है तो इधर 1 होगा, यहाँ पर O देते हैं केंद्र बिंदु, और मान लीजिए कि A B C और ये D है, तो आपको ये जो रेशियो होगा यहाँ पर AO से लेकर OD का रेशियो वो 2:1 का होगा। शीर्ष के तरफ से 2, इधर 2 और यहाँ से यहाँ तक का 1। तो अगर इधर 4 है तो इधर 8, इधर 4 है तो इधर 2, इधर 12 है तो इधर 6। पूरा कहता है माध्यिका की लंबाई 12। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका है वही लंब भी है, सीधी बात। अच्छा, ऐसा ही इधर से भी होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ का जो अगर लंबाई होगा यहाँ से यहाँ, इसका आधा यहाँ से यहाँ तक जाने में होगा। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जितना होगा उससे आधा इधर। तो हम इसका बात कर लेते हैं, इसकी माध्यिका 12 बोला है, यानी 12 यहाँ से यहाँ, तो इधर 8 रह जाएगा, इसका आधा इधर 4, तो इधर 8 और इधर 4। आपको पूछता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे होता है ये देखिए। तो इसके अंदर एक वृत्त बनेगा और यह वृत्त तीनों साइड को छूते हुए जाएगा, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या तो यही हो गया ना, यहाँ से यहाँ, यानी 4। अगर माध्यिका है 12, अगर माध्यिका 12 है तो यहाँ से यहाँ जो हो गया यही अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया, और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। और हमारा आंसर कौन हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रहे दोस्तों, और इसी में परिवृत्त की त्रिज्या होती तो परिवृत्त ऐसे होता जब वृत्त ऊपर से पड़ा हुआ होता, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 8 थी, यानी अगर परिवृत्त की त्रिज्या की बात होता तो 8 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से लिख दिया है, वो 4 सेंटीमीटर हो गया। आइए अगला सवाल चलते हैं। हमारा अगला सवाल है आपका, कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, पेन,
यहाँ पर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? 3 वर्ष पूर्व क्या थी यानी 3 वर्ष पीछे का बात हुआ है। पीछे जाना है तो उलट के गुना कर दीजिए। अभी 1,20,204 है, 204 है ना, इसमें उलट के किसको गुना करना है? देखिए 5% है ना, तो 5% 105/100 लिख दीजिए। इसको उलट के गुना कर दीजिए, यानी ऊपर लिख दीजिए 100, नीचा लिख दीजिए 105। पीछे जाना है 3 साल इसीलिए उल्टा गुना, और नहीं तो सीधे गुना कर देते 105/100 से, अगर आगे का जानना होता तो। फिर कहता है 6% बढ़ा, तो ऊपर में 100 लिख दीजिए और नीचा में 106 लिख दीजिए। अब फिर ऊपर में 8% बढ़ा है, तो नीचा में 108 लिख दीजिए और ऊपर में 100 लिख दीजिए। दोस्तों इस सब को काट दीजिए, तो इस सब को काट दीजिएगा तो आपका आंसर ये वाला हो जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये वाला हो जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा, ये काट के बाद कैलकुलेशन करिएगा। अब काटना उतना आपको थोड़ा सा पड़ेगा, ऐसे मुझे पता था आंसर, इसका डायरेक्ट मैंने कर दिया। काटने के बाद यही आएगा। आगे आइए, अगला सवाल है हमारा, और इस सवाल में क्या कहता है देखिए, 3170 रुपये की राशि को एक्स वाई तथा जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि एक्स वाई जेड के हिस्से में से क्रमशः 13 रुपये, 12 रुपये और 18 रुपये कम कर दिए जाए तो उनके हिस्से 20, 18, 21 के अनुपात में होंगे। जेड का आरंभिक हिस्सा रुपये में क्या था, यानी जेड का आरंभिक हिस्सा पहले का हिस्सा कितना था ये पूछा है। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहले का हिस्सा पूछा है हम लोगों से, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? 3170 रुपया में आपको पता है किसका किसका निकालना है। 3170 में से निकालना है 13 रुपया, 12 रुपया 18, 13 12 25, 25 18 43, 43 रुपया इसमें से कम कर देना है। 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया 2, ये ठीक है, ये ठीक है, यानी 3127 रह जाएगा। तो एक्स वाई जेड के, एक्स वाई और जेड के बचे हुए हिस्से जो हैं वो 20, 18, 21 में हैं, यानी 20, 18 और 21 में है। एक काम करिए, अब देखिए कि बचा हुआ हिस्सा तो 3127 है और इधर बचा हुआ कितना है, जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, 20 3 60, 60 में से एक और जोड़ लीजिए 61 और 2 घटा दीजिए तो 59, यानी अनुपात में हो जाएगा ये 59। ठीक जोड़ा है ना, 8 1 9 ठीक है, और 2 1 3 और 2 5 59, और रियल में कितना है हमारा 3127। अब अनुपात 1 का वैल्यू कितना, तो भैया 3127 और बटा हो जाएगा हमारा 59। अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये कट जाता है 53 बार में। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हमारा हो जाएगा 53। अब आपसे पूछता है जेड का आरंभिक हिस्सा, तो पहले जेड का ये हिस्सा निकाल लीजिए। आप 21 में गुना कर दीजिए कितना से, 53 से, तो 53 से गुना कर देंगे क्योंकि अनुपात 1 का मान 53 है। अनुपात 1 का मान कितना हमारा 53, अनुपात 1 का मान 53 है। तो यहाँ 21 3 63 के 3 हासिल 6, 21 पचे 105 और 6 111, 111 1113 रुपया। और इसमें से हम कितना ले लिए थे, जेड का हिस्सा हम पहले निकाल दिए थे 18, तो 18 इसमें और ऐड कर देंगे। अब इसका सही हिस्सा आ जाएगा हमारा 8 3 11, 1 1 2 1 3, और ये हो जाएगा 1131। 1131 हमारा आंसर ऑप्शन ए। आइए दोस्तों अगला सवाल पर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन सवाल है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि
मूलधन का कुल ब्याज का अनुपात, मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है, दर पूछा है। एक बात कहता है कि मूलधन और कुल ब्याज यानी इंटरेस्ट जो है उसका रेशियो 5:1 का है। तो एक काम करिए ना, कि प्रतिशत में ब्याज बताइए ना कितना हुआ। एक ब्याज आया है, मूलधन 5 है इस पर, अब प्रतिशत के लिए चाहें तो आप 100% से गुना, 5 से 20 बार में, तो 20% हुआ आपका परसेंटेज ब्याज। आपसे पूछा है रेट। दोस्तों याद रहे कि परसेंटेज वाला ब्याज में अगर टाइम से भाग दे दीजिएगा तो रेट मालूम, ये परसेंटेज ब्याज है इसमें भाग दे दीजिए टाइम से, तो आपका हो जाएगा रेट मालूम, और वो हो जाएगा 5%। क्लियर, नो डाउट। आइए 10वां क्वेश्चन है अगला। कहता है कि राजेश 900 रुपये की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा 2 छूट दे देता है ना, तो सीधा सा बात है कि 900 का सबसे पहले वो 20% 10% छूट देता है, तो 900 का 90% पर बेचेगा, और फिर अगर 20% छूट देता है तो इतना का अब वो 80% ही लेकर बेच देता है। दोस्तों इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया, और इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया। अब ये 9×9 81 गुना 8 हो गया, तो 8 और 8 8 64, यानी ये हो गया 648। 648 हमारा आंसर ऑप्शन बी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये 10 क्वेश्चन। मैं मिसलेनियस लेकर इसलिए आता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, और अब आपको समय है, अगर आपका अगस्त में एग्ज़ाम है तो भाई अभी से आपको ये प्रैक्टिस करना होगा मिसलेनियस क्वेश्चन पर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, जीभ पर थोड़ा फोड़ा हो गया है, इसलिए बोलने में मुझे तकलीफ़ होता है, तो थोड़ा सा लगता होगा कि मैं अनमने ढंग से बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। और क्या कहूँ, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको नए व्यूअर हैं, आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर पेड कोर्स आपको चाहिए मैथ मस्ती का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप धुरीना ऐप पर जाकर हमारा कोर्स ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सौरभ ना, हमरा तमिल ना करता।